नमस्कार दोस्तों, पार्थ एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं अरुण यादव। जैसा आप सभी को पता है, हम पढ़ रहे हैं बायोलॉजी की महत्वपूर्ण कक्षाएं। जो 2020 सीरीज के अकॉर्डिंग हम बायोलॉजी से सभी एग्जाम्स में आ चुके क्वेश्चंस को कवर कर रहे हैं। अभी तक हम इसके मॉक 15 को कवर कर चुके हैं। आज के सेशन में मैं लेकर आया हूं आपके लिए मॉक 16। मॉक 16 के क्वेश्चन 20 क्वेश्चंस, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज के सेशन में मैं आपको कंप्लीट करवाने वाला हूं। तो चलिए बिना देर किए आज के इस सेशन को हम शुरू करते हैं। तो आज के इस सेशन की शुरुआत करेंगे मॉक 15 के होमवर्क के क्वेश्चन के साथ। आप सभी ने कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दिया था। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं आपके होमवर्क का। आपके लिए होमवर्क यहां पर रखा गया था। दूध के समान रूप से वितरित रहने के लिए दूध में बसी वसा गुलिकाओं के आकार को कम करने के लिए इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे। दूध से संबंधित अलग अलग प्रोसेस यहां पर पूछी जाती है। दूध के अंदर जो फैट का अमाउंट होता है उसमें छोटी छोटी गोलिकाएं बन जाती हैं। तो इन गोलिकाओं के आकार को कम करने के लिए हमने जो प्रोसेस यूज किया है उस प्रोसेस का नाम यहां पर क्या होने वाला है। तो यहां पर स्टैंडर्डाइजेशन या फिर पास्चुराइजेशन या फिर यहां पर होमोजिनेशन, इसे हम क्या कहेंगे तो अलग अलग नाम होता है। देखिए पास्चुरीकरण, दूध का जो पास्चुराइजेशन होता है ये आप लोगों ने सुना होगा। दूध के पास्चुरीकरण को लुईस पास्चर के द्वारा खोजा गया था। और लुईस पास्चर के अकॉर्डिंग दूध का पास्चुराइजेशन क्यों करवाया जाता है, तो पास्चुरीकरण की प्रक्रिया की खोज की थी लुईस पास्चर के द्वारा। और लुईस पास्चर के द्वारा इस प्रक्रिया के द्वारा दूध को लंबे समय तक खराब होने से बचाने हेतु इस प्रक्रिया का उपयोग किया गया था। यहां तो अलग अलग तापमानों के आधार पर दूध को बैक्टीरिया के द्वारा होने वाले संक्रमण से बचाया जाता है ताकि दूध लंबे समय तक खराब ना हो। तो अलग अलग प्रोसेसेस को गुजारा जाता है। यहां पर दो प्रकार के टेम्परेचर, एक 63 डिग्री सेल्सियस और एक 71 डिग्री सेल्सियस, ये दो टेम्परेचर होते हैं जिन्हें अलग अलग समय पर यहां पर गर्म करके हम दूध को खराब होने से बचा सकते हैं। वैसे यहां पर जो क्वेश्चन देके रखा गया है वसा गुलिकाओं को आकार को कम करने के लिए, तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। होमोजिनेशन की जो प्रोसेस होती है इसमें क्या करते हैं कि जो वसा की गोलिकाएं होती है उनका आकार को कम करने के लिए, ताकि वसा की मात्रा समान रूप से दूध के अंदर वितरित हो सके। तो इसका सही जवाब हो जाएगा होमवर्क के लिए ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए इस मॉक 16 की शुरुआत करते हैं इसके पहले क्वेश्चन के साथ। इसका पहला क्वेश्चन आप देखिएगा। पहला क्वेश्चन है, मानव शरीर का औसत तापमान कितना होता है। ह्यूमन बॉडी का एक कॉमन नॉर्मल टेम्परेचर पूछा गया है यहां से कि नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी कितना होगा, ये आप लोगों को बताना है। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। तो आप सभी को यह जानकारी होगी कि हमारे सामान्य शरीर का जो तापमान होता है वह 37 डिग्री सेल्सियस होता है। अलग अलग पैमाने में ये जो मेजरमेंट के यूनिट होते हैं ये अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो इनमें अलग अलग पैमाने में यह इसका जो मेजरमेंट है वो अलग अलग आता है। जैसे अगर हम लोग बात करें तो यह डिग्री सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस जो सामान्य शरीर का तापमान माना जाता है। वही अगर हम फ़ारेनहाइट की बात करें, यह जो पैमाना है ये सेल्सियस का पैमाना है। डिग्री सेल्सियस 37 डिग्री सेल्सियस। अगर हम 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट की बात करें तो फ़ारेनहाइट में जो पैमाना मानव शरीर का सामान्य तापमान होगा वह 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट के समथिंग होगा। आगे हम लोग बात करते हैं, एक पैमाना होता है रोमर, जिसकी खोज रोमर के द्वारा की गई थी। तो रोमर पैमाने में 29.6 डिग्री रोमर मानव शरीर का सामान्य तापमान माना जाता है। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और अलग अलग पैमाने से मानव शरीर के जो तापमान होता है वह पूछा जा सकता है। यहां पर बचा है केल्विन। यहां अगर हम डिस्कस करें केल्विन का, तो केल्विन पैमाने में मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होना चाहिए। तो केल्विन पैमाने में सामान्य तापमान 310 केल्विन। यहां डिग्री का इस्तेमाल नहीं किया जाता क्योंकि केल्विन पैमाने में डिग्री का उपयोग नहीं किया जाता है। तो केल्विन पैमाने में मानव शरीर का सामान्य तापमान 310 के या 310 केल्विन के अप्रोक्स माना जाता है। तो यहां औसत तापमान डिग्री सेल्सियस में हमें बताना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 37 डिग्री सेल्सियस। डियर स्टूडेंट, आप सभी को यह जानकारी होगी कि मानव शरीर का तापमान मापने के लिए क्लिनिकल थर्मामीटर का इस्तेमाल किया जाता है, डॉक्टरी थर्मामीटर का उपयोग किया जाता है। डॉक्टरी थर्मामीटर में 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक का पैमाना हम लोग मेजर कर सकते हैं, इसका तापमान मेजर कर सकते हैं। यह डॉक्टरी थर्मामीटर में जो अंकित चिन्ह होते हैं वो यहाँ के समथिंग होते हैं। तो उम्मीद है आपको यह क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो इस सेशन का पहला क्वेश्चन हम लोगों ने कंप्लीट किया। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर।
क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, दांत के एनिमल निम्नलिखित में से किससे बने होते हैं? दांतों के जो ऊपर कोटिंग होती है, जो सबसे हार्डेस्ट मटेरियल माना जाता है शरीर का, वह किस में होगी? तो अगर हम दांतों की बात करें तो दांत में ऊपर एक कोटिंग पाई जाएगी और यह कोटिंग दांतों को सुरक्षा प्रदान करती है। यह एक सबसे हार्डेस्ट मटेरियल होता है हमारे टीथ का, जिसे हम लोग एनामल के नाम से जानते हैं, जिसे हम लोग एनामल के नाम से जानते हैं। यह एनामल शरीर का सबसे कठोर पदार्थ माना जाता है, शरीर का सबसे कठोर पदार्थ माना जाता है। और यह कठोर पदार्थ का केमिकल कंपोजिशन अगर हम देखें तो यह किसका बना होता है? तो यह कैल्शियम फॉस्फेट से बना हुआ होता है। कैल्शियम फॉस्फेट से बना हुआ होता है एनेमल। तो यहां जो दिए गए ऑप्शन है, यहां हम ऑप्शन पढ़ेंगे कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फॉस्फेट। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होने वाला है। ऑप्शन नंबर डी कि दांतों के एनेमल कैल्शियम फॉस्फेट से बने हुए होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए यहां से एक छोटा सा क्वेश्चन है कि दांतों का ऊपरी शिखर किस नाम से जाना जाता है? कमेंट बॉक्स में आप सभी प्रिय विद्यार्थीगण इसका जवाब मुझे जरूर दें। दांतों का जो ऊपरी शिखर होता है वह किस नाम से जाना जाता है? इसका जवाब क्या होगा कमेंट बॉक्स में आप मुझे दीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, ड्यूडेनम किसका भाग होता है? ड्यूडेनम किसका भाग होता है? इस क्वेश्चन को आपको ध्यान पूर्वक समझना है कि ड्यूडेनम किसका भाग माना जाएगा। यहां अलग अलग ऑप्शन हम लोग देखेंगे। तो यहां पहला ऑप्शन देके रखा है छोटी आंत, दूसरा ऑप्शन देके रखा है बड़ी आंत, पित्ताशय या फिर अंडाशय। देखिए क्या होता है, ड्यूडेनम जो होता है हमारी छोटी आंत का पहला भाग माना जाता है। छोटी आंत के 3 हिस्से हम लोग मानते हैं, छोटी आंत के 3 हिस्से। और ये छोटी आंत स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट हम लोग देखेंगे, 3 भागों में यह बटी होती है। नंबर 1 पर आ जाता है यहां पर पक्वाशय, पक्वाशय जिसे हम लोग ड्यूडेनम के नाम से भी जान सकते हैं। सेकंड नंबर पर आ जाता है, इसे हम अग्रांत्र भी बोलते हैं। अग्रांत्र, अग्रांत्र यानी कि आगे वाला हिस्सा, छोटी आंत का आगे वाला हिस्सा। अगर हम लोग छोटी आंत की बात करें तो छोटी आंत लंबाई में कुल 6 से 7 मीटर लंबी होती है, यानी अप्रोक्स 22 फीट के अप्रोक्स इसकी लेंथ होती है, जो आहार नाल का सबसे बड़ा भाग माना जाता है हमारे शरीर के अंदर। यहां अगर हम लोग देखें तो छोटी आंत का मुख्य कार्य होता है सभी भोज्य पदार्थों को अवशोषित करना। हमारी बॉडी के लिए जो एसेंशियल मटेरियल होते हैं उनको एब्जॉर्ब करने का काम होता है। बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो पक्वाशय इसका पहला भाग होता है। अगला आ जाता है यहां पर मध्यांत्र, मध्यांत्र जिसे हम लोग जेजुनम के नाम से भी जानते हैं, यह छोटी आंत का दूसरा हिस्सा होता है। और तीसरे नंबर पर यहां पश्चांत्र भाग हो जाता है, और इस पश्चांत्र भाग को हम लोग इलियम के नाम से जानते हैं, इलियम के नाम से जानते हैं। तो डियर स्टूडेंट, यहां छोटी आंत के 3 हिस्से मैंने आपको बताया, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। ये इलियम, ये 3 हिस्से छोटी आंत के माने जाते हैं। यहां क्वेश्चन है कि ड्यूडेनम किसका एक भाग होता है? तो इसका सही जवाब हो जाने वाला है छोटी आंत, ऑप्शन नंबर ए। यह छोटी आंत का सबसे पहला भाग माना जाता है। तो यहां ये क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को यहां पर देके जा रहा हूं कि हमारे शरीर में ब्रूनर कोशिका, हमारे शरीर में ब्रूनर सेल या ब्रूनर कोशिका कहां पाई जाती है, और इन ब्रूनर कोशिकाओं का क्या फंक्शन या क्या कार्य होता है हमारे शरीर में? इसका जवाब कमेंट बॉक्स में आप सभी को जाकर दीजिएगा। ब्रूनर कोशिका का संबंध हमारे शरीर में किस अंग से है? यह क्वेश्चन एग्जाम्स में काफी बार पूछा जा चुका है। तो चलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है कि शरीर में लगी चोट की मरम्मत के लिए किस प्रकार के सेल विभाजन का प्रयोग किया जाता है? देखिए सभी एग्जाम्स अगर हम लोग डिस्कस करें कि जो इंपॉर्टेंट फैक्ट यहां पर बन रहे हैं, हम लोग रेलवे सभी एग्जाम्स जो रेलवे के एग्जाम्स होते हैं, जैसे एनटीपीसी ग्रुप डी और भी कई एग्जाम्स जो रेलवे के हैं, एसएससी ओरिएंटेड कंटेंट में हम आपको यहां पर प्रोवाइड कर रहे हैं। और जितनी भी स्टेट गवर्नमेंट की एग्जाम्स होती है, जितनी भी स्टेट गवर्नमेंट की एग्जाम होती है, ये जो कंटेंट हम पढ़ा रहे हैं आपको, ये सभी एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण माना जाएगा। इसलिए आप ध्यान पूर्वक इन्हें पढ़ें और अपने पास एक कॉपी और पेन जरूर रखें, ताकि जो कॉन्सेप्ट हम आपको हर एक क्वेश्चन में बता रहे हैं वो अपनी कॉपी में आप नोट करें, ताकि समय आने पर आप इन्हें रिकॉल कर सकें। तो यहां हम लोग ध्यान से समझेंगे। तो क्वेश्चन हमारे पास में यहां पर दिया गया है कि यहां जो माइटोसिस और मियोसिस, 2 प्रकार के अलग अलग सेल डिवीजन होते हैं। एक होता है माइटोसिस और एक मियोसिस। तो शरीर में अगर चोट लग जाए तो उस जगह की मरम्मत के स्थान किस प्रकार का सेल विभाजन होगा, कि वहां अगर कोई पार्ट अगर डैमेज हो गया, किस प्रकार के सेल डिवीजन के द्वारा वह पार्ट रिपेयर किया जाएगा।
तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि दो प्रकार के सेल डिवीजन में, एक होता है समसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन, और एक होता है अर्धसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन, समसूत्री और एक अर्धसूत्री विभाजन यानी माइटोसिस, और एक हो जाता है मियोसिस। तो यहां हम लोग बात करेंगे, यह माइटोसिस, यह माइटोसिस होगा और वो हो जाएगा मियोसिस। मियोसिस कि दो प्रकार के विभाजन होते हैं, इन दोनों को मैं समझाने वाला हूं। देखिए, जो जिस कोशिका का विभाजन होना होता है, मान लीजिए ये एक सेल है और इस कोशिका का विभाजन होने वाला है, इस कोशिका को हम लोग मदर सेल के नाम से जानते हैं, यानी कि मातृ कोशिका। जब यह कोशिका विभाजित करती है तो यह दो भागों में डिवाइड हो जाएगी, यानी एक सेल और दूसरी सेल, और ये दोनों सेल डॉटर सेल के नाम से जानी जाती है, यानी कि पुत्री कोशिका के नाम से इन्हें हम लोग जानेंगे। एक मदर सेल डिवाइड होकर दो अलग अलग डॉटर सेल में डिवाइड हुई। एक मदर सेल में टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं 46, यानी 23 पेयर, 23 जोड़े गुणसूत्र एक मात्र कोशिका में प्रेजेंट होते हैं। वही जब ये विभाजन के पश्चात अगर ये कुल 23 जोड़े गुणसूत्र दोनों में, यानी कि दोनों संतान कोशिका में 23 जोड़े और 23 जोड़े प्रवेश करेंगे, तो इस प्रकार क्या हुआ कि मातृ कोशिका से समान गुणसूत्रों की संख्या जो संतति कोशिका में संतरित हो रही है, डॉटर सेल के अंदर जा रही है, तो इसीलिए इस प्रकार के विभाजन को हम लोग समसूत्री विभाजन के नाम से जानेंगे। यदि 46 गुणसूत्र से अगर हम लोग बात करते तो 23 जोड़ी, यानी इसका मतलब हो जाएगा यहां पर कि यहां भी टोटल 46 गुणसूत्र ही जाएंगे और यहां भी 46 गुणसूत्र जाएंगे। तो इस प्रकार का विभाजन जो होगा वो समसूत्री विभाजन यहां पर माना जाएगा। यहां भी 46 क्रोमोसोम प्रेजेंट होंगे और यहां भी 46 प्रेजेंट होंगे, तो इस प्रकार का समसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन में क्या होता है कि टोटल 46 क्रोमोसोम इक्वल टू पार्ट में डिवाइड हो जाएंगे, यानी 23 पेयर यहां, 23 यहां, यानी 46 गुणसूत्र में 23 गुणसूत्र और 23 गुणसूत्र दो अलग अलग डॉटर सेल के अंदर मिल जाते हैं। तो हम लोग इसको डिस्कस करें। यहां एक प्रकार का अगर हम देखें तो मानव कोशिका में सभी जगहों पर समसूत्री विभाजन देखने को मिलता है, केवल जनन कोशिका या रिप्रोडक्टिव सेल होती है जहां पर अर्धसूत्री विभाजन देखने को मिलता है। तो यहां हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, तो सेल विभाजन जब चोट लग जाती है तो वहां पर केवल और केवल समसूत्री विभाजन होगा, यानी कि माइटोसिस ओनली, समसूत्रण से यहां पर यह सेल रिपेयर हो जाती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर ए। मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहां क्वेश्चन दिया गया कि निम्न में से कौन सा हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड द्वारा स्रावित नहीं किया जा सकता। पिट्यूटरी ग्लैंड जिसे मास्टर ग्लैंड कहते हैं हम लोग, या पीयूष ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं। तो यहां पर पहला ऑप्शन दे के रखा है टीसीएच हार्मोन, यानी कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन वो हार्मोन होता है जो थायराइड ग्रंथि के अंदर से निकलने वाले हार्मोन को कंट्रोल करने का कार्य करता है, और यह हार्मोन पीयूष ग्रंथि से ही निकलेगा। सेकंड नंबर पर यहां पर दिया गया प्रोलेक्टिन, यह हार्मोन भी पीयूष ग्रंथि द्वारा रिलीज होता है। यहां पर वेसोप्रेसिन, ऑक्सीटोसिन, वेसोप्रेसिन और पीयूष ग्रंथि के द्वारा ही निकलने वाले हार्मोन होते हैं। वही यहां पर एक ऑप्शन नंबर डी देके रखा है सोमेटोस्टेटिन नामक हार्मोन। तो डियर स्टूडेंट, हम आपसे डिस्कस करने वाले सोमेटोस्टेटिन हार्मोन जो है पीयूष ग्रंथि से रिलीज नहीं होता है। ये कहां से होता है? तो हमारे शरीर में अग्नाशय या पैंक्रियास नामक एक ग्रंथि है और मिश्रित ग्रंथि है, और इसी के जो अल्फा बीटा गामा जो गामा सेल्स होती है, इन गामा सेल से एक हार्मोन निकलता है जिसका नाम है सोमेटोस्टेटिन हार्मोन। और यह हार्मोन हमारे अंदर क्या करता है? तो यह हार्मोन स्वांगीकरण की प्रक्रिया को बढ़ाने का काम करता है। तो उम्मीद है आपको इतनी जानकारी समझ में आई होगी। तो यह हार्मोन बिल्कुल अलग हार्मोन हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर होने वाला है डी। क्वेश्चन नंबर 6 को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से चिकित्सा विज्ञान की कौन सी प्रशाखा यकृत के उपचार और अध्ययन से संबंधित होती है? यानी ऐसी ब्रांच जिसमें स्टडी ऑफ लिवर किया जाता है, यकृत का अध्ययन किया जाता है। आप सभी को यह क्वेश्चन पता होना चाहिए। यहां पर ऑप्शन होना चाहिए इसका हेपेटोलॉजी। हेपेटोलॉजी ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो हेपेटोलॉजी होती है वो यकृत का अध्ययन करना कहलाता है। तो हेपेटोलॉजी में यकृत का अध्ययन किया जाता है। जैसे एग्जाम्स में क्वेश्चन आता है, एक रोग है हेपेटाइटिस नाम का रोग। तो हेपेटाइटिस नामक रोग है, ये किससे संबंधित होता है? तो यह लिवर से संबंधित रोग होता है। यह लिवर से संबंधित होता है। यह वायरस से संक्रमण से होने वाला एक रोग होता है। यकृत की कोशिका को हिपेटोसाइट्स के नाम से जानते हैं, या हिपेटिक सेल्स के नाम से भी इसको हम लोग जान सकते हैं। सही जवाब होने वाला है हेपेटोलॉजी, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट फॉर इट। ओके, आगे हम बढ़ने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे सामने है, मानव मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा बुद्धि, स्मृति और भावनाओं का केंद्र होता है? यानी कि यहां पर मेमोरी, इंटेलिजेंस का सेंटर जिसे हम लोग बोलते हैं। तो
तो हमारे शरीर में बुद्धि और चतुराई का केंद्र मस्तिष्क में ऐसा कौन सा भाग होता है जिसे हम लोग कह सकते हैं? तो डियर स्टूडेंट, आप सभी को पता होगा कि हमारे ब्रेन में अगर हम लोग डिस्कस करें तो सबसे बड़ा एरिया होता है, सबसे बड़ा एरिया होता है जिसे हम लोग सेरिब्रम के नाम से जानते हैं, जिसे हम लोग सेरिब्रम के नाम से जानते हैं। यह सेरिब्रम हमारे मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है, जिसे हम लोग प्रमस्तिष्क के नाम से भी जानते हैं, जिसे हम लोग सेरेब्रम के नाम से जानते हैं। और यहाँ सेरेब्रम के अंदर इसके महत्वपूर्ण कार्य होते हैं, जैसे देखना, अगर हम लोग इसको देखें तो यहाँ पर विचार करना, प्लानिंग करना, बुद्धिमत्ता का केंद्र, चतुराई का केंद्र यानी आईक्यू या फिर मेमोरी की आप लंबे समय तक किसी चीज को याद रख पा रहे हो यानी मेमोरी पावर, ये सभी का सभी यहाँ सेरेब्रम के अंदर ही स्टोर होता है। ज्ञानेंद्रियों से प्राप्त जितनी भी सूचनाएं होती है, इंफॉर्मेशन होती है, तो वो यहाँ पर सेरेब्रम ही उसको रिसीव करता है और इसको अलग अलग अंगों में वितरित कर देता है। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हमारे लिए सेरेब्रम होने वाला है कि बुद्धि और स्मृति। तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 के लिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। यहाँ अगर हम लोग बात करें हाइपोथैलेमस की, तो हाइपोथैलेमस को हम लोग मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं। भूख प्यास वगैरह कंट्रोल करने का काम किया जाता है। कार्पस कैलोसम यहाँ पर देखने और सुनने, इसके दो भाग होते हैं, टेक्टम और टेगमेंटम। तो यहाँ देखना और सुनना, यहाँ देखना सुनना सुनने का कार्य किया जाता है। वही मिड ब्रेन के भी अलग अलग वर्क यहाँ पर हम लोग देखने को मिलेंगे। तो चलिए ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, मूली किसका एक उदाहरण है? मूली है ना, प्लांट मॉर्फोलॉजी का एक क्वेश्चन है और बड़े आसान क्वेश्चन होते हैं और काफी महत्वपूर्ण होते हैं एग्जाम्स के दृष्टिकोण से। मूली किसका एक उदाहरण माना जाएगा? तो मूली अगर हम लोग देखें तो यहां पर दिया गया है बल्ब का, या फिर रूट्स यानी जड़, या ट्यूबर कंद, या फिर फ्रूट। तो हम सभी को पता है कि मूली एक प्रकार के जड़ का रूपांतरण होता है। अगर हम लोग डिस्कस करें तो मूली में अगर हम लोग देखें तो जड़ किस प्रकार की जड़ होगी, तो जड़ों के अलग अलग प्रकार होते हैं। तो डियर स्टूडेंट, आप ध्यानपूर्वक इसको देखोगे तो मूली में अलग अलग स्ट्रक्चर होती है। अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि मूली किस प्रकार की जड़ यहां पर मानी जाती है। अगर हम मूली को देखें, मूली को हम लोग ध्यान से देखें तो मूली में स्ट्रक्चर में कुछ इस प्रकार की स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलती है। यानी मूली की जो स्ट्रक्चर होती है कुछ इस प्रकार की होती है। दोनों किनारों पर मूली पतली होगी और बीच में मूली मोटी होती है। तो ये जो रूट होती है किस प्रकार का मॉडिफिकेशन ये दिखाती है, तो इसे हम लोग किस प्रकार का मॉडिफिकेशन बोलते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, इस प्रकार की जड़ें तर्कुरूपी जड़ के नाम से जानी जाती है। तर्कुरूपी जड़, जिसे हम लोग फ्यूजिफॉर्म रूट्स के नाम से जानते हैं। तो मूली एक प्रकार की फ्यूजिफॉर्म रूट्स है। वही अगर हम लोग गाजर की बात करें तो गाजर जो होता है वह शंकुरूपी जड़ के रूप में जानी जाती है। शंकुरूपी जड़ का मतलब होगा कोनिकल शेप्ड रूट, यानी जहां कोन के आकार की या शंकु के आकार की जड़ें होती है। तो मूली और गाजर दोनों अलग अलग जड़ों के रूपांतरण है। यहां हमें इस बात को ध्यान से समझना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी रूट इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 है, जीवों के वर्गीकरण से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा को क्या कहा जाता है? जिसमें क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल को हम लोग डिस्कस करते हैं। तो बड़ी ही महत्वपूर्ण शाखा हमारे बीच में आ रही है यहाँ पर कि प्लांट क्लासिफिकेशन या एनिमल क्लासिफिकेशन। और अगर क्लासिफिकेशन की हम लोग बात करें तो जिसमें जीवों का वर्गीकरण करवाया जाए उस शाखा का नाम क्या होगा? तो हम सभी ने एक शाखा को डिस्कस किया है जिसे हम लोग टेक्सोनोमी या वर्गीकी के नाम से भी हम लोग जानते हैं। टेक्सोनोमी, वर्गीकी। यहां पर हम देखेंगे इस शाखा के जो जनक है उन्हें हम लोग कैरोलस लिनियस के नाम से जानते हैं। कैरोलस लिनियस को वर्गीकी के जनक, फादर ऑफ टेक्सोनोमी के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन हम लोग देखते हैं। पहला ही ऑप्शन दिया है टेक्सोनोमी, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है इस क्वेश्चन के लिए टेक्सोनोमी या वर्गीकरण विज्ञान। आगे यहां पर हम लोग बढ़ने वाले हैं। तो कैरोलस लिनियस को इसका जनक माना जाता है। तो मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे सामने, यूरिया का निर्माण शरीर में कहां होता है? यूरिया हमारे शरीर में कहां बनता है, इसे हम लोग ध्यानपूर्वक समझेंगे। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो आपको यह पता होगा कि हमारे शरीर के अंदर लिवर का मुख्य कार्य होता है कि जो जहरीले या विषाक्त अमोनिया होता है उस अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करना। यूरिया, जिसे हम लोग कार्बामाइड के नाम से भी जानते हैं, केमिकल नेम यूरिया का कार्बामाइड होता है। और अगर केमिकल इसका फार्मूला हम लोग देखें तो NH2CONH2 इसका केमिकल फार्मूला होता है।
NH2 CONH2 इसका केमिकल फार्मूला माना जाएगा। अगर हम लोग एक डिस्कशन और करें कि केमिस्ट्री में ऐसा कौन सा कार्बनिक पदार्थ है या कार्बनिक यौगिक है जिसे सबसे पहले प्रयोगशाला में बनाया गया, तो उसका नाम हो जाएगा यूरिया। और इस यूरिया का निर्माण एफ होलर नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था। तो दुनिया का पहला कार्बनिक यौगिक जिसे लेबोरेटरी में तैयार किया गया उसका नाम है यूरिया, जिसे कार्बामाइड भी हम लोग कहते हैं। तो यहां यूरिया का निर्माण हमारे शरीर में कहां पॉसिबल है, तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है लिवर यानी यकृत। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर है। देखिए, लिवर हमारे अंदर एक ऐसा महत्वपूर्ण अंग है जो हमारे भोजन की विषाक्तता को कम करता है। यहां जो इसकी हेपेटिक सेल्स होती हैं, इनके अंदर जो अलग अलग प्रकार के जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं अंतःप्रद्रवी जालिका, वो विषाक्तता को कम करने के लिए जिम्मेदार माने जाते हैं। तो यहां इसका सही जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर बी यानी लिवर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न हमारे सामने हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर हम लोग मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 यहां पर होने वाला है कि मृदा के अध्ययन का उल्लेख करने के लिए प्रयुक्त शब्द कौन सा होना है, यानी स्टडी ऑफ सॉइल। स्टडी ऑफ सॉइल किसको कहा जाता है? मिट्टी का अध्ययन अलग अलग तरीके से यहां पर दिया गया, पेडोलॉजी, जियोलॉजी, है ना, डॉक्सोलॉजी और इकोलॉजी। देखिए, इकोलॉजी का संबंध इकोसिस्टम से होगा। इकोलॉजी यानी कि जब हम लोग पेड़ पौधों का संबंध जीव जंतुओं से शो करते हैं कि आपस में एक अंतः संबंधता जीवों की होती है, ताकि ये एक दूसरे के ऊपर निर्भर रहकर ये अपना जीवन यापन करते हैं। तो यहां हम लोग पारिस्थितिकी बोलते हैं इकोलॉजी, और इसके जो जनक माने जाते हैं एजी टेंसले को पारिस्थितिक तंत्र का जनक कहा जाता है। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। आगे हम बढ़ते हैं। जियोलॉजी यानी कि पृथ्वी के भूभाग का, पृथ्वी के भूगर्भ का जो अध्ययन होता है वह जियोलॉजी के नाम से जाना जाता है। वही अगर हम लोग पेडोलॉजी का डिस्कशन करें तो प्रिय विद्यार्थियों, पेडोलॉजी जो होता है वह मृदा का अध्ययन होता है। पेडोलॉजी को मिट्टी का अध्ययन करना कहलाता है पेडोलॉजी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर ए। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 है, इनमें से कौन सा जानवर जो एक तीव्र वायरल रोग है जो मनुष्य में एक संक्रमित जानवर के काटने से फैलता है? देखिए, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन इस श्रृंखला में हम डिस्कस कर रहे हैं। उन्हीं में से एक क्वेश्चन है जो काफी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है और आगे भी इस क्वेश्चन के आने की संभावनाएं बनी रहती है। तो यहां प्रश्न दिया गया है जो वायरल रोग है और मनुष्य में एक संक्रमित जानवर के काटने से फैलता है। तो यहां पर हीमोफीलिया का अगर हम डिस्कस करें तो हीमोफीलिया कैसा रोग होता है जिसमें ब्लड क्लोट नहीं होता। यह एक प्रकार का वंशानुगत डिसीज है, यानी कि जेनेटिकल डिसीज है। अगर हम लोग बात करें कैंसर की, तो यहां कैंसर में कोशिकाओं की अत्यधिक वृद्धि होती है, जिसे हम लोग कैंसर के नाम से जानते हैं। सेल्स में अनकंट्रोल ग्रोथ होती है। अगर हम लोग यहां पर मम्स या गलसुआ की बात करें तो मम्स भी एक वायरस से ही होने वाला रोग होता है। जो हमारे गले के अंदर पैरोटिड लार ग्रंथि होती है, सलाइवर ग्लैंड, ये आकार में स्वेलिंग आ जाता है, आकार में ये बढ़ जाती है, जिसे हम लोग मम्स के नाम से जानते हैं। वही अगर हम लोग रेबीज की बात करें तो इस रोग में इसे हम लोग हाइड्रोफोबिया के नाम से भी जानते हैं। इसे हम लोग हाइड्रोफोबिया के नाम से जानते हैं। और यह रोग रेब्डोवायरस नामक वायरस के द्वारा संक्रमित होता है। और किसी पागल कुत्ते या किसी अन्य जानवर के द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को काटे जाने की स्थिति में यह रोग होता है। तो यहां वही एक क्वेश्चन दिया गया, संक्रमित जानवर के काटने से। यह जानवर कुछ भी हो सकता है, तो यह रोग एक जानवर से दूसरे जानवर में फैलता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे सामने, मनुष्य में ताप नियमन को किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है? यदि सीधा सीधा इस क्वेश्चन को एग्जाम्स इस तरीके से भी पूछ सकता है कि हमारी बॉडी में थर्मो रेगुलेशन कौन करवाता है। देखिए, आप इसका इंग्लिश टर्म देखिएगा, थर्मो रेगुलेशन की प्रोसेस किसके द्वारा कंट्रोल की जाती है? तो हमारे मस्तिष्क के अलग अलग भाग होते हैं और इन्हीं भागों से हमारे शरीर के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज होती है या जो क्रियाएं होती है उनको कंट्रोल किया जाता है। उन्हीं में से एक होता है कि हमारे शरीर के अंदर एक जल का नियंत्रण करना, यानी जिसे हम लोग वाटर कंट्रोलिंग कह सकते हैं, है ना। और एक यहां पर जिसे हम लोग ऑस्मो रेगुलेशन के नाम से भी जानते हैं। और एक होता है शरीर में तापमान को नियंत्रित करना, शरीर के ताप को नियंत्रित करना।
यहां पर अगर हम लोग इन दोनों वर्क का डिस्कशन करें तो ये एक ही अंगों के द्वारा किया जाता है और इस अंग का नाम है हाइपोथैलेमस। हमारे फोर ब्रेन अग्र मस्तिष्क का एक महत्वपूर्ण भाग जिसे हम लोग हाइपोथैलेमस के नाम से जानते हैं, जिसके द्वारा जल का नियंत्रण और तापमान का नियंत्रण किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही जवाब होने वाला है। तो यहां हम लोग बढ़ेंगे जिसे हम लोग मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं और एक टाइप की एंडोन्यूरॉन ग्लैंड भी यह होती है। आगे के सेशन में इसे हम लोग कंटिन्यू डिस्कस करते रहेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 13 के लिए इसका सही जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर सी हाइपोथैलेमस। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा हिस्सा मानव त्वचा का सबसे बाहरी हिस्सा होता है? अगर हम लोग मानव शरीर के सबसे बाहरी हिस्से की बात करें तो वहां त्वचा आती है और त्वचा हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग माना जाता है। सबसे बड़ा अंग हमारे शरीर का त्वचा को माना जाता है। त्वचा को माना जाता है। त्वचा अगर उच्च स्तरीय जीवों की बात करें, जो हायर लेवल एनिमल होते हैं, उनमें त्वचा की 3 स्तर पाए जाते हैं। त्वचा के 3 स्तर पाए जाते हैं और जिन जानवरों में, जिन जंतुओं में त्वचा के 3 स्तर पाए जाते हैं उन्हें हम लोग त्रिस्तरीय या फिर त्रिकोरीय या फिर त्रिस्तरीय जानवर के नाम से जानते हैं, जिन्हें हम लोग ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल के नाम से भी जानते हैं। तो डियर स्टूडेंट, आप लोगों को यह समझ में आया होगा कि ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल क्या होता है। ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल वे एनिमल होते हैं जिनमें स्किन की 3 अलग अलग लेयर पाई जाती है। अब ये 3 लेयर क्या होती है? तो नंबर 1 पर यहां पर आ जाता है एक्टोडम। एक्टोडम नंबर 2 यहां हो जाएगा मिजोडम। मिजोडम ये अलग अलग लेयर होती है और नंबर 3 पर आ जाएगा यहां पर एंडोडम। एंडोडम नाम की ये एक्टोडम, मिजोडम और एंडोडम 3 अलग अलग लेयर्स जिन एनिमल्स में मिलेगी उन्हें हम लोग ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल के नाम से जानते हैं। तो मैं कहूंगा कि ये जो एक्टोडर्म होता है यह हमारे एपिडर्मिस का ही एक भाग होता है। एपिडर्मिस का एक भाग होता है और इसी एपिडर्मिस को हम बाह्य त्वचा के नाम से भी जानते हैं। बाह्य त्वचा के नाम से भी जानते हैं। तो क्वेश्चन है कि मानव त्वचा का सबसे बाहरी हिस्सा कौन होने वाला है? तो ऑप्शन नंबर ए देखिएगा। ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है एपिडर्मिस, जो बिल्कुल सही जवाब होने वाला है इस क्वेश्चन के लिए। तो बढ़ते हैं इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 को हम टारगेट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 है कि पौधों के मामले में मिट्टी से जो सोखा गया नाइट्रेट है वो क्या रहने वाला है? क्वेश्चन को ध्यान पूर्वक पढ़े, ध्यान पूर्वक समझे और एक एक ऑप्शन को हम लोग अच्छे से कवर करें। यहां पर बात बोली गई है कि पौधों के द्वारा जो मिट्टी से सोखा गया नाइट्रेट होता है उसका फॉर्म क्या होता है, ये हम लोग देखेंगे। देखिए, पौधों के लिए नाइट्रोजन की जरूरत क्यों होती है? तो इसका एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन एग्जाम पूछ सकता है कि पौधों में नाइट्रोजन क्यों जरूरी है। तो अगर हम लोग नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन की खोज की गई थी रदरफोर्ड के द्वारा। और नाइट्रोजन अगर प्लांट में हम लोग देखा जाए तो प्लांट के लिए नाइट्रोजन एसेंशियल माना जाता है। विशेष रूप से उनमें जितनी भी वृद्धि क्रियाएं होती है, ग्रोथ पर्पज से नाइट्रोजन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। इसी हेतु कुछ पौधे ऐसे होते हैं, जैसे अगर हम बात करें, एक कुल होता है पौधों का जिसका नाम होता है लेग्यूमिनस कुल। और लेग्यूमिनस कुल के पौधों की जड़ों में रूट नोडुल्स पाए जाते हैं, छोटी छोटी गांठें पाई जाती है और इनमें बैक्टीरिया भी अवेलेबल होते हैं और इन बैक्टीरिया का नाम होता है राइजोबियम। यही राइजोबियम क्या करते हैं? तो नाइट्रोजन को, ये राइजोबियम बैक्टीरिया नाइट्रोजन को किस फॉर्म में? नाइट्रेट के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और नाइट्रेट के फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद पौधों के लिए इस नाइट्रोजन की उपयोगिता को बढ़ाते हैं। यह काम जो सिम्बायोटिज्म बैक्टीरिया होता है जिसका नाम होता है राइजोबियम, उसके द्वारा किया जाता है। तो यहां पर हम लोग देखेंगे पहला ऑप्शन दिया गया है कि यहां यूरिया में परिवर्तित हो जाता है। देखिए, तो नाइट्रेट का संबंध यूरिया से बिल्कुल भी नहीं होगा। यहां हम देखेंगे कि मुक्त नाइट्रोजन में परिवर्तित हो जाता है। बिल्कुल सही जवाब होने वाला है इस क्वेश्चन के लिए, क्योंकि मैंने कहा है कि पौधे नाइट्रोजन को किस फॉर्म में ग्रहण करेंगे? तो नाइट्रेट के फॉर्म में ग्रहण करेंगे। तो यहां क्वेश्चन हो जाएगा मुक्त नाइट्रोजन में परिवर्तित हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट फॉर इट, यानी क्वेश्चन नंबर 15 के लिए सही जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर बी। तो इसी के साथ हम बढ़ने वाले हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न क्या होने वाला है, ध्यान पूर्वक देखें। क्वेश्चन नंबर 16, सर्वप्रथम पेज मेकर का आविष्कार
किसके द्वारा किया गया था? अभी तक हम लोगों ने पढ़ा कि पेसमेकर का संबंध किससे है, तो पेसमेकर का संबंध होता है हमारे अंदर हृदय स्पंदन से, यानी कि हृदय की गति को कंट्रोल करने से। पेसमेकर क्या होता है तो ध्यान पूर्वक समझे। जो पेसमेकर है इसे हम लोग सामान्यतः हृदय की गति को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगर हृदय की गति कम हो जाती तो उसको बढ़ा देते हैं, और अगर बढ़ी हुई है तो उसको कम कर देंगे। तो यहां हम लोग अगर देखते हैं तो पेसमेकर जो होता है हमारे अंदर, नेचुरल पेसमेकर किसको बोलते हैं, तो हार्ट के अंदर ऐसे नोड नाम का एक भाग है जो दाहिने आलिंद के जो अपर वॉल होती है, वहां पर जो तंत्रिकाएं होती है उनका गुच्छा होता है, कोशिकाओं का गुच्छा होता है, जिसे साइनो ऑरिकुलर नोड के नाम से जानते हैं। इसे हम प्राकृतिक पेसमेकर के नाम से भी जानते हैं। तो यहां प्रश्न दिया गया है डियर स्टूडेंट कि पेसमेकर को खोजा किसके द्वारा गया था, तो यहां पर इसका बिल्कुल सही जवाब मैं आपको बताने वाला हूं। जॉन हॉब्स के द्वारा पेसमेकर को सर्वप्रथम खोजा गया था। यहां पर एक और संबंध मैं आपको बताने वाला हूं कि डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड का संबंध किससे है, तो विश्व का पहला सफल हृदय प्रत्यारोपण इनके द्वारा किया गया था। कि फर्स्ट सक्सेसफुल हार्ट ट्रांसप्लांट जो किया गया था वो किसके द्वारा, डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा। और वही भारत के सफल हृदय प्रत्यारोपण करने वाले जो वैज्ञानिक है वो कौन माने जाएंगे, के वेणुगोपाल को हम लोग ये श्रेय देंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको यहां पर ये सारी बातें समझ में आई होगी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 है कि नींबू में कौन सा एसिड पाया जाता है। बड़ा ही बेसिक क्वेश्चन है। अलग अलग पदार्थों में पाए जाने वाले अम्लों को भी एग्जाम्स टारगेट करते हैं। तो यहां पर पूछा गया है कि नींबू जो होता है उसके अंदर कौन सा एसिड पाया जाता है। तो यहाँ एसिडिक एसिड, टार्टरिक एसिड, सैलिसिलिक और सिट्रिक एसिड। तो आप सभी को पता होगा कि यहाँ जो सिट्रिक एसिड होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा, क्योंकि जितने भी साइट्रस फ्रूट होते हैं यानी कि खट्टे फल, इन खट्टे फलों में साइट्रिक एसिड ही पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगर हम लोग बात करें एसिडिक एसिड की, इसका फार्मूला होता है CH3COOH। यह एसिड कहां पाया जाता है, तो यह सिरका में पाया जाता है, जिसे हम लोग विनेगर कहते हैं। टार्टरिक एसिड कहां मिलेगा, तो आप सभी इसका मुझे जवाब दे। टार्टरिक एसिड किन किन फलों में देखने को मिलता है और सैलिसिलिक एसिड की उपस्थिति कहां होती है, कमेंट बॉक्स में जाकर इन दोनों एसिड्स के बारे में आप जरूर मुझे जानकारी दें। चलिए, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो गया ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18 हमारे सामने है। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन ए का उच्चतम स्रोत है। विटामिन ए जिसे हम लोग रेटिनॉल के नाम से भी जानते हैं। विटामिन ए जिसे रेटिनॉल के नाम से जाना जाता है, इसका उच्चतम स्रोत कौन माना जाता है। तो यहां पर ऑप्शन दिया है संतरा, फूलगोभी, गाजर या गन्ना। देखिए, रेटिनॉल आंखों से संबंधित विटामिन माना जाता है, और इस आंखों से संबंधित विटामिन का सबसे अच्छा स्रोत हम गाजर को मानते हैं। यानी गाजर विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है। विटामिन ए जिसकी कमी से रतौंधी नामक रोग हो जाता है, नाइट ब्लाइंडनेस, जिसमें रात्रिकालीन व्यक्ति को दिखाई नहीं देता है। तो क्वेश्चन नंबर 18 के लिए इसका सही जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने कि हीमोग्लोबिन में निम्नलिखित में से कौन सी धातु मौजूद होती है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है आप सभी के लिए ये, कि हीमोग्लोबिन जो होता है एक ब्लड का एक प्रोटीन होता है, जिसमें ब्लड का कलर रेड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल माना जाता है, और साथ ही यह गैसों को संवहन करवाने में भी उपयोगी है। तो हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु सर्वाधिक पाई जाती है, तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आयरन। आयरन यानी कि लोहा। यहां सबसे ज्यादा आयरन पाया जाता है हमारे ब्लड के अंदर, क्योंकि हीमोग्लोबिन में जो हीम टर्म होता है यह हीम आयरन कंटेनिंग मटेरियल होता है, जहां आयरन की उपस्थिति देखने को मिल सकती है। तो मुझे उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे हैं। आज के इस 2020 सीरीज का अंतिम क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। आज का अंतिम क्वेश्चन है हमारे सामने, निम्नलिखित में से कौन सा हृदय के कार्यों को अधिक उपयुक्त रूप से बताता है। यानी हार्ट की एक्टिविटी को प्रॉपर वे में डिटेक्ट करने के लिए इनमें से हम किसका उपयोग करते हैं। तो देखिए, आप सभी ने पढ़ा होगा कि हार्ट की एक जांच होती है जिसे हम लोग ईसीजी के नाम से जानते हैं,
इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ से भी हृदय की जो गतिविधियां हैं उनको नोट किया जाता है कि हृदय किस प्रकार कार्य कर रहा है। यहां हम लोग ऑप्शन पढ़ेंगे कि यहां पूछा गया कार्य को अधिक उपयुक्त रूप से, कि बहुत अच्छे तरीके से अगर हम लोगों को देखना हो तो हम लोग क्या इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम का यूज करेंगे, या फिर इकोकार्डियोग्राम का यूज करेंगे, या फिर स्टेथोस्कोप। और सभी को पता होगा कि प्राइमरी लेवल पर जब हृदय की गतिविधियां देखनी हो, जो प्राइमरी स्तर पर होता है, प्रारंभिक स्तर पर होता है, तो वहां पर स्टेथोस्कोप को यूज किया जाता है। और अगला यहाँ लिपिड प्रोफाइल, तो यहां पर हम लोग देखेंगे, यहां ईसीजी का संबंध दिया है। और ऐसे ही एक जांच होती है जिसको हम लोग इकोकार्डियोग्राम बोलते हैं। अगर बहुत ही डीपली जाकर हृदय की गतिविधियों को चेक करना है तो इसके लिए बिल्कुल सही जवाब इकोकार्डियोग्राम होगा, इकोकार्डियोग्राम होगा। तो बिल्कुल महत्वपूर्ण क्वेश्चन के सीरीज में हम लोगों ने इस क्वेश्चन को देखा, और ऐसे क्वेश्चन कई बार एग्जाम्स में आ जाते हैं और हमें पता होते हुए भी हम इन्हें रॉन्ग करके आते हैं। तो आज की सीरीज के 20 क्वेश्चन हम लोगों ने कंप्लीट किए। रेगुलर बेसिस पर हम इस सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं ताकि आपके आने वाली सभी एग्जाम्स आप टारगेट कर सकें। तो अगर आपकी सफलता में हमारा थोड़ा सा भी श्रेय होता है तो आप जरूर इन सेशन को अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें, अधिक से अधिक आपका प्यार हमें शेयर करें, और कमेंट बॉक्स में जाकर जो भी क्वेश्चन हम लोग देते हैं आपको उनका जवाब आप जरूर दें। और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपका एक लाइक हमें अगले वीडियो के लिए प्रिपेयर करेगा। चलिए, तो आज का होमवर्क का क्वेश्चन मैं आपके लिए देके जा रहा हूं। तो आज का होमवर्क का क्वेश्चन आपके लिए है, यहां पर दिया गया है कि ट्यूबरकुलोसिस के विरुद्ध मुख्यतः कौन सी वैक्सीन का प्रयोग किया जाता है। एक बीमारी होती है जिसे हम लोग टीबी के नाम से जानते हैं, ट्यूबरकुलोसिस। यह बीमारी बैक्टीरिया के द्वारा होती है, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। तो इसके विरुद्ध कौन सी वैक्सीन का प्रयोग हम यहां पर करेंगे। यहां पर दिया गया है बीसीजी या एचआईवी या फिर डीपीटी, या फिर इसको हम लोग वेरिसेला भी बोल सकते हैं। कमेंट बॉक्स में जाकर आपको इसका जवाब देना है। आप जितने भी क्वेश्चन दिए जा रहे हैं उनका जवाब आप जरूर दें। तो चलिए, उम्मीद करते हैं आप सभी को यह सेशन बहुत अच्छे से समझ में आया है। तो मिलते हैं कल के सेशन में। तब तक एक बात ना भूलें, आप इस सेशन को अच्छे से लाइक करें और जरूर अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। तो आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।